टाइप्स ऑफ वेक्टर में आज आपको पढ़ना है सबसे पहला जो टाइप्स है ना, बहुत ही छोटे छोटे टाइप है, मतलब आप मतलब एक बार देखोगे तो आप अगर पढ़ो अपने आप तो भी ये समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम होता नहीं है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला और आसान टॉपिक है आपका पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर्स दो जिन दोनों के बीच में एंगल आपका जो है वो 90 डिग्री रहे, है ना। मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने एक वेक्टर यहाँ पर बनाया और एक वेक्टर मैंने यहाँ पर बनाया, ये वाला एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है आपका। मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज ए वेक्टर और दिस इज बी वेक्टर। अब बताओ इन दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना है, तो थीटा 0 डिग्री। दोनों साथ जब भी चले ना, याद रखना अभी यहाँ पर, दोनों जब भी सेम डायरेक्शन में हो तो सेम डायरेक्शनल वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा ही 0 डिग्री होता है। तो दीज आर द पैरेलल वेक्टर्स। उसके बाद द सेकंड वन इज इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स का मतलब ऐसा होता है कि मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन भी इक्वल होनी चाहिए। अगर आप पैरेलल वेक्टर्स में ये कंपेयर करेंगे ना तो आप देखो पैरेलल वेक्टर्स में ओनली डायरेक्शन सेम है ना, मैग्नीट्यूड जो है वो आप अगर देखें तो मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है देखो आप पैरेलल वेक्टर्स में। लेकिन अगर आप इक्वल वेक्टर में देखें तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, ये जो दोनों हैं वो आपके सेम रहने चाहिए। ठीक है, तो मैं एक स्टेटमेंट बताता हूँ आपको, जस्ट उसको बताना है कि ये सही है कि गलत है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ ऑल द पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स? क्या ये सही है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स सर। और पैरेलल आर इक्वल। ठीक है, ये आपका जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है ना। यहाँ से देखिए, अब रॉन्ग के रीजन तो समझ में आ गए आपको। पैरेलल वेक्टर्स में क्या होती है, डायरेक्शन सेम होती है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होती। जैसे अगर मैं इक्वल वेक्टर की बात करूँ तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों सेम होने चाहिए। क्या ये सही है, ऑल इक्वल आर पैरेलल? क्या ये सही है क्या? यस सर। ये स्टेटमेंट आपका राइट है ना। ये याद रखना है, अगर वो छोटा सा क्वेश्चन कोई आपको पूछ ले, जनरली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं कि लॉजिकल है ना, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए। तो सभी पैरेलल वेक्टर जो है वो आपके इक्वल है, लेकिन सभी इक्वल जो है वो आपके पैरेलल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आती है बात एंटी पैरेलल की। अब देखो एंटी पैरेलल के बीच का जो एंगल होता है ना वो 180 डिग्री होता है। मान लो कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो उल्टी हो जाती है, मतलब ऐसे एक डायरेक्शन अगर ऐसे है, देखना ध्यान से, अगर एक वेक्टर मैंने यहाँ बनाया हुआ है तो दूसरा वेक्टर जो है मैं ऐसे उल्टा बना दूंगा उसका। अब वो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो ऐसा भी यहाँ पर जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ये ए वेक्टर है और ये जो है आपका बी वेक्टर है। ठीक है, तो अगर आप देखें इन दोनों के बीच में, मान लो कि ऐसी तो बात है ना, एक वेक्टर यहाँ एक वेक्टर यहाँ, तो दोनों के बीच में ये पूरा आपका हाफ सर्कल बन गया। तो हाफ सर्कल का मतलब क्या हुआ, थीटा जो है आपका 180 डिग्री होता है ना, मतलब पाई 180 डिग्री लिखो या फिर पाई, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना सिखाया था। तो ये 180 डिग्री या फिर पाई, इन दोनों में से कोई भी एक एंगल हो तो आप उसको कहेंगे यहाँ से एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो पैरेलल नहीं एंटी पैरेलल, पैरेलल में एंगल थीटा आपका 0 डिग्री, एंटी पैरेलल में आपका जो एंगल है वो पाई हो जाएगा यहाँ से, है ना। बस आपको जस्ट ये है छोटा सा पार्ट, कभी कभी आपकी स्कूल की एग्जाम की बात कर रहा हूँ रिलेटेड, स्कूल के एग्जाम में कभी कभी आपको जो छोटे से क्वेश्चन पूछ लेंगे 2 मार्क के, टाइप्स ऑफ वेक्टर, है ना, तो आपको 4-5 बताने हैं, एकदम बहुत ज्यादा है इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपको पर्सनली पूछ लेके 4-5 पैरेलल बता दो, इक्वल बता दो, एंटी पैरेलल बता दो। तो ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो आपको ये आना चाहिए। चलिए उसके बाद बारी आती है नेगेटिव वेक्टर की। चलिए, वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड द नेगेटिव वेक्टर। देखो एक वेक्टर ऐसा है, एक देखो ए टू बी जा रहा है, दूसरा बी टू ए जा रहा है ना। तो ये हो गए, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम होना चाहिए, है ना। देखना ध्यान से, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होनी चाहिए, नेगेटिव वेक्टर। अब देखना ध्यान से, मैं अगर इसको ऐसे बता रहा हूँ, इनका जो टोटल है ना वो 0 होता है। अब कैसे 0 होता है वो समझना ध्यान से। जब भी आपके पास नेगेटिव वेक्टर आए, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने ए वेक्टर ले लिया और उसका ही एग्जैक्ट ऑपोजिट ये बी वेक्टर ले लिया, है ना। तो अगर मान लो कि मैं ऐसे कहूँ कि ए वेक्टर है, ये कोई आपका बी वेक्टर है, अगर ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लो कि 10 है और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है
वो आपका अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो वेक्टर जो है ना उसमें डायरेक्शन के साथ आपको साइन बतानी ही पड़ती है हमेशा ही, हर बार आपको साइन बतानी पड़ेगी। तो अगर मैं लेफ्ट देखो राइट साइड को, इसका मतलब क्या हुआ, देखो राइट साइड है पहला वेक्टर ये, तो राइट साइड है तो मैंने पॉजिटिव माना हुआ है, तो लेफ्ट साइड को मुझे नेगेटिव मानना चाहिए, तो मैं -10 लिखूंगा। और जब भी इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, है ना, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जब भी इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो +10 -10, तो टोटल हो जाएगा 0, है ना। ये याद रखना, ये बहुत ही काम लगने वाला है जब हम वेक्टर का रिजोल्यूशन निकालेंगे, तो वेक्टर रिजोल्व करने पर हमें ये बहुत ही काम लगने वाला है आगे, जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर आ जाए और सेम मैग्नीट्यूड हो, जिसको हम नाम देते हैं नेगेटिव वेक्टर्स, तो हमें वो सामने सामने कैंसिल ही कर देने सीधे। तो आप इसको क्या ऐसे उड़ाएंगे, एक क्वेश्चन में, बड़े बड़े क्वेश्चन में ये ऐसे कैंसिल, तो 0 हो गया, हाँ, तो ये उड़ा देना होता है ऐसे करके। ये 12th में भी बहुत काम लगेगा आपको, तो ये थोड़ा एक बार देख लेना। फिर बात आती है को इनिशियल, तो वो तो नाम की तरह ही है, जैसे नाम है वैसे उसके काम है। देखिए को इनिशियल वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जो इनिशियलाइज एक ही पॉइंट से हो, उसका ओरिजिन एक ही हो, मतलब है ना, इसका इनिशियल पॉइंट या फिर ओरिजिन जो है वो एक ही पॉइंट हो। मान लो देखो आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मान लो ओरिजिन है आपका, तो यहीं से तो ए वेक्टर निकला है, यहीं से आपका बी वेक्टर निकला है और यहीं से आपका सी वेक्टर निकला है, देखिए, है ना। तो एक ही ओरिजिन से, ओरिजिन जिसका कॉमन हो, है ना, ओरिजिन बताइए या फिर उसको इनिशियल पॉइंट कह दीजिए, या फिर उसको मैं नाम देता हूँ इनिशियल पॉइंट। तो ओरिजिन या फिर इनिशियल पॉइंट जिसके सेम हो, उन सब वेक्टर को हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर, है ना। तो ये मतलब छोटी सी डेफिनेशन है, इसका मतलब बहुत यूज नहीं आ रहा है, को इनिशियल का मैं अभी से बता रहा हूँ आपको, नेगेटिव का काम है। फिर बात आती है आपकी को लीनियर वेक्टर्स, द वेक्टर्स लाइन इन द सेम लाइन as known as a collinear vectors. Angle between the collinear vector is 0 डिग्री और 180 डिग्री। अगर सेम लाइन में अगर कोई वेक्टर है ना तो कोलिनियर वेक्टर कहा जाएगा। लीनियर मतलब वो आपकी लाइन के बारे में बता रहा है। तो फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहला, देखिए दोनों लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो आपको जैसे बताया ना मैंने कि सेम डायरेक्शन के वेक्टर होंगे, है तो दोनों लेफ्ट साइड, हुआ तो सेम डायरेक्शन, तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 0। फिर दूसरा बताया मैंने, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर हैं तो उन दोनों के बीच में एंगल जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। देखो ये तीसरा वाला एग्जाम्पल। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, दोनों राइट साइड है तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर का एंगल कितना होता है दोनों के बीच में 0 डिग्री। और अगर इसमें देखिए आप फोर्थ में, एक राइट साइड जा रहा है एक लेफ्ट साइड जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का अगर एंगल देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, है ना। ऐसे नहीं निकाला जाता है, हम इसको क्या करेंगे, इस वाले जो ए है, ये वाला मान लो ए वेक्टर है और ये मान लो बी वेक्टर है, तो ए को मैं पैरेलल शिफ्ट इधर कर दूंगा, ए वेक्टर को आपको अभी बताया वो आगे देखा था ना हमने, तो बी को मैं उठाकर यहाँ रख दूंगा, तो टेल से टेल कनेक्ट हो गई, फिर उसके बाद एंगल ऐसे निकाला जाए, ये प्रोसीजर है। लेकिन यहाँ तो इस एग्जाम्पल में हम देखने से ही पता चल जाता है दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका 180 डिग्री हो रहा है ना। तो कोलिनियर वेक्टर याद रखना कि जो वेक्टर आपके सेम लाइन में अगर लाई कर रहा है और कोलिनियर वेक्टर के बीच में दो ही एंगल पॉसिबल होते हैं, 0 डिग्री या फिर 0 या फिर 180 डिग्री। चलिए उसके बाद बात आती है आपकी को प्लानर वेक्टर। को प्लानर वेक्टर दैट मीन्स प्लेन, प्लानर मतलब प्लेन की बात कर रहा है, अगर सेम प्लेन में लाई कर रहा है ना, तो सेम प्लेन में लाई करने वाले जो वेक्टर होते हैं उनको कहा जाएगा को प्लानर वेक्टर। अब देखो को प्लानर वेक्टर कौन कौन से होते हैं, आपको मैं प्लेन बनाकर बता रहा हूँ, 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको पूरा प्रॉपर वे में 3 डायमेंशन यहाँ पर मैनेज करके देखते हैं। 3 डायमेंशन यहाँ पर आपका आने वाला है, आप भी मान लो कि आप तक आप क्या है कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 10th में पढ़े होंगे, तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में आप एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट की बात हुई होगी कहीं ना कहीं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एक्स एक्सिस कह दूं, इसको मैं वाई एक्सिस कह दूं और इसको जेड एक्सिस कह दूं, ठीक है। तो चलिए मैं अगर बात करूं कि मेरा जो एक वेक्टर है कोई, फॉर एग्जाम्पल रेंडमली मैं कोई वेक्टर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने वेक्टर लिया ए और फॉर रेंडमली मैंने यहाँ पर कोई वेक्टर लिया बी। चलिए तो ये हो गया आपका ए वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका बी वेक्टर। बताओ ये कौन से प्लेन में है वेक्टर, कौन से प्लेन में है आपका वेक्टर वाई बताइए। और जेड। वाई और एक्स, जेड नहीं दोस्त, जेड तो यहाँ पर है ना, यस यस, वाई एक्स। एक्स और वाई। तो आप इसको बताएंगे कैसे, बताएं, एक्स वाई प्लेन के अंदर है, देखो अब अगर आपको उसको बताना है तो ये जो वेक्टर है कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है। चलो मतलब ए और बी जो है वो कौन से वेक्टर का नाम दे देंगे आप, को प्लानर वेक्टर इसको कह सकते हैं। अब उसके बाद अगर मैं कोई ऐसा वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये चलो ये वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर,
ये इसको नाम देता हूं मैं सी वेक्टर। अब बताइए क्या ए और सी जो है क्या वो कोप्लानर है क्या? बताइए। नो सर। सी वेक्टर कौन से प्लेन में लाई करता है? तो वाई जेड प्लेन में। देखिए सी वेक्टर मैंने कौन से वाई और जेड प्लेन के अंदर ड्रॉ किया हुआ है ना। तो ये जो सी है और ए अगर मैं आपको पूछूं तो वो कोप्लानर नहीं है, सी और बी वो भी कोप्लानर नहीं है। आप यही बता पाएंगे सिर्फ ए और जो सी है ये दोनों, यही सिर्फ और सिर्फ कोप्लानर है, बाकी कोई नहीं है ना। मतलब आपको सीधा यही समझना है कि अगर एक प्लेन में अगर मैं बात करूं तो तीन प्लेन होती है यहाँ पर, एक्स जेड प्लेन हुई, देखो ध्यान से कौन सी प्लेन हुई, तो प्लेन नंबर 1 एक्स जेड प्लेन, फिर वाई जेड प्लेन हुई प्लेन नंबर 2, और फिर एक्स वाई प्लेन हुई प्लेन नंबर 3, है ना। तो 3 डायमेंशन में एक्चुअल में 3 ही प्लेन पॉसिबल होती है, तो एक्स वाई फिर वाई जेड और एक्स जेड, ऐसे करके 3 प्लेन है। तो उसमें आप अकॉर्डिंग टू फिगर आप देख पा रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल इतना कुछ है नहीं, देखो कोप्लानर का भी मतलब कोई इतना यूज आता नहीं है। कोप्लानर का यूज कहाँ आएगा, तो आप जब भी मतलब वो रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना, तो रे ऑप्टिक्स में आपने देखा होगा एक रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का जो लॉ था, उसमें एक लॉ ऐसा था कि इंसिडेंट रे जो होता है, फिर आपने जो जहां पर सरफेस के ऊपर आपका जो रे है वो बॉम्बार्ड किया गया है, जिसके ऊपर टकराता है वो सरफेस के ऊपर ड्रॉ किया हुआ नॉर्मल, और उसके बाद आपका रिफ्लेक्टेड रे जो है वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, है ना। तो वो आपको प्लेन के बारे में वहां पर ज्यादा डिस्कशन करना पड़ेगा। फिर बात आती है कॉनकरेंट, ऐसे वेक्टर्स जो वेक्टर विच पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, है ना, कोई भी एक कॉमन पॉइंट से अगर वो पास कर जाए, है तो इसको कहा जाता है आपके कॉनकरेंट वेक्टर्स। आप देखिए मान लो कि मैं इसको ये वेक्टर, ये आपका कॉमन पॉइंट हुआ बीच में, है ना, फॉर एग्जांपल देखिए कॉनकरेंट का, तो यहाँ से मान लीजिए कि ए बी वेक्टर इधर जा रहा है ना, ये सी ए वेक्टर यहाँ से जा रहा है, सी वेक्टर यहाँ से जा रहा है, अगर मैं उसको एक्सटेंड करूं, देखो ये पीछे जो है ना एक्सटेंशन है, ये डॉट डॉट है वो तो एक्सटेंशन है, देखिए तो ये एक्सटेंड अगर मैं पीछे कर दूं तो इन तीनों के लिए तो एक ही कॉमन पॉइंट बन जाएगा, देखिए, है ना। तो इसको कहा जाता है आपका कॉन करंट वेक्टर, है ना। इसका भी ज्यादा यूज नहीं है, ये तो जस्ट आपको, है ना, एक टाइप है तो मैंने आपको बताया है, बाकी इसकी भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है इस टॉपिक की भी। फिर बात आती है आपकी नल और जीरो वेक्टर, है ना, ये थोड़ा ध्यान से देखना। नल वेक्टर आपका काम का है, अ वेक्टर हैविंग अ जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द नल वेक्टर। अब ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ही जो जीरो है ना, तो उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो जीरो वेक्टर को ऐसे बताएंगे, ड्रॉ तो करने का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो जीरो और ऊपर उसके एरो डाल दो, तो ये नल वेक्टर हो गया। तो उसको ड्रॉ तो कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड है ही नहीं, हमें पता है कि लेंथ होती है वही मैग्नीट्यूड होता है, तो उसमें तो लेंथ जीरो बतानी है ना, ये लेंथ, ये जो लेंथ है वही तो उसका मैग्नीट्यूड होता है, पहले ही हमने पढ़ा। तो ये लेंथ तो मुझे बतानी ही नहीं है, ड्रॉ ही नहीं करनी है, तो मैं उसको ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा नल वेक्टर को कभी, है ना, एक चीज ये याद रखना। तो नल वेक्टर को मैं कभी ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, हाँ लेकिन उसका जो सिंबल है वो ऐसे कर देंगे, नल वेक्टर जीरो करके एरो, है ना। और दो नल वेक्टर जो है, तो सम ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर, है ना। ए प्लस माइनस मतलब जीरो वेक्टर, ये नल वेक्टर मतलब क्या, जो हमने आगे पढ़ा ना अभी, एक आप देखो एक हमने टॉपिक पढ़ा आगे, उसके लिए बारे में है ये देखिए नेगेटिव वेक्टर की बात कर रहा है ना। तो नेगेटिव वेक्टर का जो सम होता है वो नल वेक्टर होता है, आप ऐसे बता सकते हैं इसको, सम ऑफ नेगेटिव वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर, है ना। जीरो हो जाएगा, जैसे मैंने कहा ना जीरो हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, तो उसको क्या कौन सा नाम दूंगा मैं, नल वेक्टर। तो सम ऑफ नेगेटिव वेक्टर इज नल वेक्टर, आप इसको ऐसे बता सकते हैं, रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। चलिए उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यूनिट वेक्टर, है ना। इसको जरा स्टार मार्क कर लेना, ये आपको 12th साइंस तक काम लगने वाला है। यूनिट वेक्टर बहुत ही काम का टॉपिक है ना, यही मतलब सबसे ज्यादा काम का जो टॉपिक है ना ये है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो है वो आपका डायरेक्शन डिफाइन करने, इसका यूज क्या है, इसको कहीं ना कहीं एप्लीकेशन तो लेंगे इसके, तो यूज जो है उसका वो डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए यूज होता है ना, फॉर डायरेक्शन। अगर मुझे किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन दिखानी है तो उसके लिए मैं न ये वाला यूनिट वेक्टर आपका जो यूज करूंगा। अब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका और उसका फॉर्मूला, है ना, तो उसमें फॉर्मूला में भी आपको अभी मॉडिफिकेशन सीखना है, क्योंकि उससे पहले मैं आपको मैग्नीट्यूड निकालना सिखाऊंगा आगे टॉपिक में, वो भी बाकी है।
तो उसके बाद फिर से यूनिट वेक्टर में वापस आएंगे और आपको प्रॉपर वे में यूनिट वेक्टर निकालना फिर सिखाऊंगा आगे। इसका यूज जो है वो डायरेक्शन निकालने के लिए करना है। सबसे पहले तो ये याद रखना उसका सिंबल क्या है। तो ये ए करो और उसके ऊपर कैप करो, इसको बोला जाता है कैप। अगर मुझे बोलना है तो मैं बोलूंगा ए कैप, ऐसे बोलूंगा, है ना। या फिर कोई बोलते हैं कैरेट बोलते हैं इसको, कोई कैप बोलते हैं, है ना, या हैट बोलते हैं, है ना। तो अलग अलग उसके वर्ड यूज होते हैं। आप कैप जनरली, मैं जनरली कैप यूज करता हूँ, तो आप भी कैप यूज कर लीजिए, है ना। बाकी दूसरे नाम भी है उसके, कैरेट बोल सकते हैं आप उसको, है ना, हैट बोल सकते हैं। तो जनरली हम कैप बोलते हैं यहाँ पर। तो ए कैप, अगर बी दिखाना है तो बी कैप, ऐसे करके बी कैप। अब देखो उसको यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको एक्स डायरेक्शन दिखानी है, देखना ध्यान से, मैं अभी आपको थोड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका, बाकी आगे डिटेल में आएगा ये। अगर आपको एक्स डायरेक्शन दिखानी है तो उसके लिए सिंबल यूज होता है आई कैप। फिर अगर आपको वाई डायरेक्शन दिखानी है, ये सिंबल फिक्स है, वाई में जाना है तो आप उसके लिए जे कैप लिखेंगे। और अगर जेड डायरेक्शन दिखानी है आपको तो उसके लिए आप के कैप लिखेंगे, ऐसे, है ना। तो ये सिंबल फिक्स है आपके। आपको ऑलरेडी 3 डायमेंशन ही पढ़ने हैं, आपको 4 डायमेंशन आपको पढ़ने नहीं है। तो एक्स वाई जेड अगर 3 डायमेंशन आपको दिखाने हैं, तो अगर एक्स डायरेक्शन स्पेसिफिक आपको बतानी है तो आई कैप बताएंगे, वाई डायरेक्शन दिखाएंगे तो जे कैप दिखाएंगे, जेड डायरेक्शन दिखानी है तो आप के कैप दिखाएंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन दिखानी है तो आप माइनस आई कैप लिखेंगे। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन मतलब क्या। तो देखो मैं बता देता हूँ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन क्या होती है। जैसे मान लो कि हमने 3 डायमेंशन पढ़ा ना सिंपली, चलिए मैं आपको ये सिंपली 3 डायमेंशन बता देता हूँ। चलिए, तो 3 डायमेंशन में अगर मान लो कि ये एक्स है तो उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, आई कैप से। ये आपका वाई एक्सिस है तो वाई डायरेक्शन को मैं जे कैप लिखूंगा इसके हिसाब से। और आपका ये जेड डायरेक्शन है तो उसके लिए मैं के कैप लिखूंगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड हो गया यहाँ पे। अब आपको क्या ये तो पता है, ये तो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव की बात है ना, क्या ये पीछे एक्सटेंड भी तो होगा। अगर मान लो एक्स है तो ये एक्स के पीछे भी तो एक्सटेंड होगा। तो ये माइनस आई कैप लिखा जाता है। नेगेटिव एक्स है ना, आप वो नंबर लाइन देखे होंगे, तो ये ओरिजिन है तो राइट साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस, वैसा होता है ना। फिर वाई एक्सिस में भी आपको पता है कि ये तो वाई है ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे भी तो नेगेटिव आएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस जे कैप। वैसे ही जेड में भी तो तीसरा डायमेंशन उल्टा हो जाएगा उसमें, तो यहाँ पर मैं माइनस के कैप लिखूंगा इसको, है ना। तो नेगेटिव डायरेक्शन के लिए हम माइनस यूज कर लेंगे उसमें। तो ये आपको खास याद रखना है कि आईजे के याद रख लेना अभी से, है ना। बाकी लास्ट में जब भी आएगा तो मैं आपको उसको फिर से बताऊंगा। आईजे के आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद बात आती है उसकी डेफिनेशन की। तो उसका जो डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर का, तो उसको डिफाइन ऐसे किया जाता है। देखो मैं पढ़ता हूँ उसको, वेक्टर डिवाइड बाई, मैं ऐसे बोलता हूँ उसको, ऐसे याद भी हो जाता है, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स ओन मैग्नीट्यूड, है ना। ये पूरी प्रॉपर डेफिनेशन है। वेक्टर बनाना है, जो भी वेक्टर है उसको, उसके डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड डाल दो आप। अब बताओ, मान लो कि मुझे ए कैरेट या फिर ए कैप इसके बारे में बताना है, तो पहले ऊपर क्या लिखूंगा मैं, वेक्टर। तो मैंने ये बना लिया ए वेक्टर, डिवाइड बाई नीचे क्या लिखा हुआ है, इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए आप सिंबल देख लो यहाँ से, ये आप मॉड्यूलस जो करते थे ना, तो मॉड्यूलस जो है वो मैग्नीट्यूड का सिंबल है वेक्टर के लिए, है ना। तो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, तो मतलब ऊपर वेक्टर लिखेंगे, नीचे उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है वो है आपका मॉड्यूलस यहाँ पर, है ना। धीरे धीरे मतलब आप ये आगे समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो यूनिट वेक्टर यहाँ पर देखो स्टार मार्क करके याद रख लेना, यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, है ना। कोई भी वेक्टर के डायरेक्शन दिखानी है, जैसे हमने एक्स वाई जेड के लिए मैंने आपको बता दिया एडिशनल। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो है पोलर वेक्टर, है ना। पोलर वेक्टर आप पढ़ेंगे, मतलब कोई रेफरेंस बुक में देखेंगे तो हाँ चलो पोलर वेक्टर भी दिया है, तो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, है ना। बाकी पोलर वेक्टर का कोई स्पेसिफिक इतना यूज नहीं है। तो वेक्टर विच हैव द इनिशियल पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड द पोलर वेक्टर। तो मतलब ऐसे वेक्टर जिसका कोई इनिशियल पॉइंट है, कहाँ से इनिशियलाइज हुआ है, या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब आप ये वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होती है। मान लीजिए कि मैं आपको ऐसा कहूँ कि मेरे पास एक ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका मास m है, इस सरफेस के ऊपर मैं लाई कर दिया इसको, है ना। एक ब्लॉक है जिसका मास m है और इस सरफेस के ऊपर मैंने रख दिया। फिक्स सरफेस बता नहीं होता, ऐसे बताई जाती है। देखो ये भी फिजिक्स में सिंबल फिक्स है, सरफेस के नीचे ऐसे डैश 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 मार दो, है ना। तो ये फिक्स सरफेस का पार्ट, इसको मतलब फिक्स सरफेस के लिए इसको रिप्रेजेंट किया है आपने, ऐसा माना जाता है इसमें। तो मैंने फिक्स सरफेस के ऊपर एक m मास का ब्लॉक यहाँ पर रख दिया है,
और ये जो m मास का ब्लॉक रखा हुआ है उसको मैं लगा रहा हूँ अब फोर्स, है ना। तो ये लगाया मैंने फोर्स उसके ऊपर, देखना ध्यान से। तो ये मैंने फोर्स लगाया यहाँ पर इसके एंड पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पर जैसे मैंने फोर्स लगाया, कितने एंगल पर लगाया, फॉर एग्जाम्पल 30, है ना। ये अभी मतलब आपको फिर उसके रिजोल्यूशन किए जाएंगे, आगे बहुत कुछ सीखना है आपको। तो ये देखो, इसको इस पॉइंट के कहाँ फोर्स लगाया, तो इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो वेक्टर जिसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, ऐसे वेक्टर को पोलर वेक्टर कहा जाता है। मान लो कि मैंने चलो फोर्स का एग्जांपल लिया, तो फोर्स ही आपका कौन सा है, पोलर वेक्टर है। मतलब आप कौन से पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, है ना। अब बॉक्स जो है आपका या फिर एम मास पड़ा हुआ है, तो आप उसको तो कहीं कोई भी जगह से फोर्स लगा सकते थे, है ना। मान लो किसको ऐसा लगा कि यहाँ से फोर्स लगाए, तो यहाँ से ब्लॉक ऊपर नीचे जाएगा ही नहीं। किसने यहाँ से फोर्स लगाया तो लेफ्ट साइड मूव कर जाएगा, है ना। किसी को ऐसा लगा कि यहाँ से फोर्स लगाया, है ना। तो बहुत सारी जगह से आप फोर्स लगा सकते हैं। तो आपका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे वेक्टर्स को कहा जाएगा आपका पोलर वेक्टर। ये जस्ट याद रखना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वर्ड आप आगे भी सुनेंगे जेई नीट में। जेई नीट में आप ये वर्ड दोबारा सुनेंगे आगे। चलिए अब आ जाइए मेन टॉपिक आपका, है ना। यहाँ पर आप सब पूरा फोकस डाल दीजिए। मोस्ट टाइम पे थियरी और आगे के जो वेक्टर के मोस्टली जो न्यूमेरिकल हैं, या फिर 12th साइंस के एंड तक जब भी वेक्टर की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप देखेंगे, तो उसके एडिशन के लिए आपको ये जो रूल है ना, वो आना चाहिए, रूल आना चाहिए। और रूल का जो डेरिवेशन है वो 11th की स्कूल बोर्ड लेवल की जो एग्जाम होती है उसके लिए आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया है। उसके जो मैं अभी सिंबल जो लिखूंगा ना वो फिक्स है। बहुत ही मतलब आप 10th स्टैंडर्ड में जो सीख के आए हैं पाइथागोरस, उससे ही निकालूंगा डेरिवेशन। और उसके कुछ एग्जाम्पल भी बढ़िया से करने वाले हैं। मेथड का नाम है, हमें एडिशन करना है दो वेक्टर का। जैसे मैंने कहा था ना, आप एक चीज याद करो, जब भी पहले दिन हमने क्या सीखा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी कब होगी। बताओ, कोई बता पाएगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, उसके लिए 3 रूल थे। बताइए, कौन यस बताएगा। सर। 3 रूल बताओ। सर सर उसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। नहीं नहीं, 3 रूल मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है उसका मीनिंग क्या होता है कि उसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ये आप 9th में सीखे थे। फिर मैंने आपको एक एडिशन क्या बताया था कि वो वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर लॉ। आपकी वेक्टर लॉ को फॉलो करनी चाहिए। अब ये वेक्टर लॉ आप पढ़ रहे हैं अभी। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, जैसे मैंने कहा ना कि आप सीधा दोनों जोड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए स्पेसिफिक एक आपका लॉ बना हुआ है। तो यही लॉ है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। दो वेक्टर को जोड़ने के लिए हम एक लॉ पढ़ेंगे, यही है। अब उसका छोटा सा डेरिवेशन है ना, 5 मिनट होगा, आप समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें, आसानी ही डेरिवेशन है ना। और ये आपकी स्कूल की एग्जाम में पूछा भी जाएगा 100%। तो थोड़ा फोकस कर लीजिए अभी से। 10th का यूज करना है आपको, है ना। 10th स्टैंडर्ड में आप जो पढ़े थे उसको। और जो सिंबल में अभी जो लिखूंगा ना यहाँ पर वो फिक्स है, वो चेंज मत करना, और आपको याद भी हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया कोई वेक्टर ए, और दूसरा कोई वेक्टर ले लेते, वेक्टर बी ले लेते, चलिए। और पैरेललोग्राम बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये वेक्टर मैंने ले लिया बी। अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा जब भी, अब सुनना ध्यान से, नाम भी दे देता हूँ पहले। चलो पहले नाम देते हैं, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर आपका बी। जब भी इन दोनों वेक्टर को जोड़ा जाएगा, तो इन दोनों वेक्टर को जोड़ने पर उसका कुछ आंसर आएगा, जिसको कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। वर्ड सुनना प्रॉपर। इन दोनों को जोड़ने पर मैं ऐसा कहता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों को जोड़ने पर एक आंसर मिलेगा, जिसको मैं आर वेक्टर कहता हूँ। आर वेक्टर का मतलब होता है आपका रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, रिजल्टेंट वेक्टर आपका इन दोनों के बीच में कहीं पर मिलेगा। तो मैं उसको भी ड्रॉ कर देता हूँ, और मुझे मेरा एम क्या है वही निकालना है ना। इन दोनों के बीच में ये होगा मेरा आंसर, रिजल्टेंट वेक्टर। बस ये क्या है, ये निकालने के लिए मैं पूरा डेरिवेशन करूंगा, ये मेरा आंसर है। अब वेक्टर के जो सिंबल है सभी देखते जाना, फिर से बता रहा हूँ। ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन करने जा रहे हैं, इन दोनों को जोड़ने पर हमारा जो आंसर आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। और रिजल्टेंट वेक्टर जो है इन दोनों के बीच में कहीं पर मिलेगा, कितने एंगल पर मिलेगा, है ना, वो भी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो निकालेंगे, साथ में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए, तो उसके कुछ सिंबल आप याद कर लीजिए। एंगल बिटवीन, सुनना ध्यान से, ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय अल्फा, ये सिंबल फिक्स है।
ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच के एंगल को नाम दिया जाता है अल्फा, बी वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के बीच के एंगल को कहा जाता है बीटा, और फाइनली ए और बी के बीच के एंगल को कहा जाता है थीटा, है ना। एंगल बिटवीन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है। बाकी यहाँ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, देखो ए और आर के बीच में अल्फा, बी और आर के बीच में बीटा। तो क्या मैं ये ऐसा स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को सम कर दूं तो थीटा बन जाएगा। देखो तो ये सही है, यस सर। है ना। दोनों को जोड़ने पर मतलब आप थीटा बन जाएगा इसका, है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, मतलब आपको स्टेटमेंट क्या है कि पैरेललोग्राम यूज करना है, तो पैरेललोग्राम तो बनाना पड़ेगा मुझे। तो चलिए पैरेललोग्राम बना देते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो ये ऐसे बन गया मान लो ना। ये आर वेक्टर को मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ मैं आर वेक्टर को, तो एग्जैक्ट पैरेललोग्राम बनेगा। ओके चलिए, अब देखो मैं इसको यहाँ से ऐसे जोड़ देता हूँ, देख लीजिए बन गया पैरेललोग्राम, यहाँ से आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ लाइन, ये मैंने डाल दिया परपेंडिकुलर। चलिए अब क्या पैरेललोग्राम में आपको ये एक चीज पता है क्या, कि ये अगर जो साइड वाली, ये साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली साइड की, ये साइड और ये साइड पैरेललोग्राम में दोनों सेम होती है, क्या ये याद है आप किसी को। और सामने Yes, सामने sir. ये भी दोनों ऊपर नीचे की भी सेम होगी, ये और ये। तो अगर ये यस बी सर। है तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका, बी वेक्टर हो गया। सही है, ये वाली लाइन भी बी वेक्टर हुई। फिर अगर यस सर। E और बी के बीच में एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा। पैरेललोग्राम में ये भी तो सही है, पूरा ये एंगल आपका ये थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया हुआ एंगल। ये सामने वाली जो साइड है ना, ये निकालनी है मुझे सबसे पहले। तो ये कितनी होती है उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। ये बी है, ये वाला पार्ट, तो अब ये कौन सी साइड होगी आपकी ऑपोजिट, ये कौन सी साइड है आपकी एडजेसेंट साइड। ठीक है, ये आपकी ऑपोजिट साइड हो गई, ये आपकी एडजेसेंट साइड हो गई। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट निकालने का ट्राई करते हैं। ऑपोजिट निकालने के लिए मैं कौन सा यूज करूं बताओ, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइड बाई, क्या लिखूंगा बताओ, हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस आपका क्या है बी, सो वी कैन राइट ऑपोजिट इज इक्वल टू बी साइन थीटा। क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं ऑपोजिट को अब इस यस सर। राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना। तो ऑपोजिट को मैं अभी निकाल देता हूँ और उसके बदले रिप्लेस कर देता हूँ बी साइन थीटा, है ना। आपको तो सीधा लिखना है, आप फर्स्ट बार करें इसलिए मैं पूरा डेरिवेशन आपको बता रहा हूँ, बाकी तो आप ये सीधा लिख देना, सामने वाली साइड होती है बी साइन थीटा। वैसे अब मैं एडजेसेंट निकालने के लिए ट्राई करूंगा, बताओ एडजेसेंट कैसे निकलेगा। कॉस थीटा लगा दूं, कॉस थीटा का यस फॉर्मूला सर। एडजेसेंट डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। चलिए एडजेसेंट तो मुझे निकालना ही है, हाइपोटेनियस क्या है आपका बी, सो वी कैन राइट एडजेसेंट इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो ये जो नीचे का पार्ट है उसको मैं यहाँ पर एडजेसेंट हटा देता हूँ अब, है ना, और उसके बदले डाल देता हूँ यहाँ पर बी कॉस थीटा, है ना। ये वाला पार्ट तो आपका ए है ही, इतना आगे वाला, है ना, आगे का पार्ट तो आपका ए है ही, नहीं ये तो ए है ही, पर बी हो गया आपका। अब नाम दे दो ट्राइंगल को पूरे को, है ना, एक्स, इसको मैं नाम देता हूँ वाई जेड। क्लियर है, चलिए। और ये वाला पार्ट है आपका एक्स जेड, वो आपका आर है, आर वेक्टर मतलब। इसको मैं थोड़ा ऊपर चला गया, इसको नीचे ला देते हैं। ये बीच वाला जो पार्ट है आपका रिजल्टेंट, जिसको हम निकालने के लिए ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। चलिए अब देखो आप यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूंगा मैं, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा हम लेंगे, तो ट्राइंगल जो है आपका, यहाँ पर फोकस रखना थोड़ा, ट्राइंगल एक्स वाई जेड, क्या उसमें आपका एंगल वाई जो है वो कितना है आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से पाइथागोरस यूज कर लूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, है ना। बस आपने 10th स्टैंडर्ड में पाइथागोरस तो आप सीख ही लिए है।
अब इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि एक्स जेड जो है वो आपका रिजल्टेंट है, तो मैं आर का स्क्वायर लिख दूंगा। एक्स जेड है क्या आपका आर, तो मैं आर का स्क्वायर लिखा। फिर एक्स वाई का स्क्वायर है यहाँ पर, देखिए एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोई बता पाएगा? यहाँ से ए यहाँ तक है, प्लस बी कॉस स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कितना है ए, उसमें आपको आपने क्या जोड़ा बी कॉस थीटा, तो मैं इसमें लिखूंगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दूंगा। प्लस वाई जेड क्या होगा बताओ? साइन स्क्वायर। बी साइन थीटा, p sin बी theta साइन square। थीटा का होल स्क्वायर है ना। फिर उसके बाद हम स्प्लिट करेंगे इसको। चलो अब स्प्लिटिंग स्टार्ट करते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा, मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर करना है ना, तो मैं ए स्क्वायर लिखूंगा प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2ab कॉस थीटा प्लस लास्ट वाला टर्म ये कौन सा है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर इसमें से कौन कौन कॉमन निकलता है, देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या इसमें से मैं बी स्क्वायर कॉमन निकाल दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो ऐसे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab। बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखूं मैं? 1। 1। यस, तो 1। ये 1 हो गया। तो बताओ आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर क्या आ गया, स्क्वायर है ना, तो सामने मुझे पूरा क्या करना चाहिए, स्क्वायर रूट। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है ना। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। देखो जैसे मैंने कहा ना कि रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे ए प्लस बी सीधा नहीं जोड़ा जाता, उसके लिए आपको ये कौन सी प्रोसेस करनी है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वेक्टर ऐसे जुड़ते हैं ना, ये होता है वेक्टर लॉ। तो जैसे हमने करंट देखा था, याद करो, तो मैंने आपको बताया था पहले ही दिन के करंट जो होती है टेंसर क्वांटिटी होती है, 1 से 2 एम्पियर आया, एक जगह से 3 आया, तो टोटल हमने 5 कर लिया। तो 2 + 3 5। ये वेक्टर में ऐसा नहीं होता है, अगर ए वेक्टर 5 है और दूसरा 3 है तो 5 और 3 8 नहीं हो जाएंगे, वो सेम डायरेक्शन में होंगे तब होगा ये। बाकी कोई भी इन दोनों के बीच में एंगल होगा तो आपको यहाँ पर एंगल की वैल्यू जो है वो पुट करनी पड़ेगी और ऐसे आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना पड़ता है। ये है आपका वेक्टर लॉ, है ना। तो ये फॉलो करे, तीसरी बात, तभी आपकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे, वरना आपकी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब जो हमने आगे के डेरिवेशन में अल्फा और बीटा के बारे में डिस्कस किया, तो अल्फा और बीटा जो है वो भी एंगल हमें निकालने आने चाहिए, है ना। तो वो भी हम इस लॉ से निकाल देंगे। तो अल्फा बीटा भी कभी कभी आपको पूछे जाते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल के साथ या फिर वर्टिकल के साथ, ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर के साथ कैसे एंगल बनाते हैं। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। ये मान लीजिए कि आपका कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, और यहाँ पर अब बना रहा है कोई वेक्टर बी, ऐसे इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो ये हो गया आपका वेक्टर ए, ये हो गया आपका वेक्टर बी, और इन दोनों का जो आंसर आ रहा है वो रहा है आपका वेक्टर सी, और वेक्टर सी है इन दोनों के बीच में, यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ये हो गया आपका फॉर एग्जाम्पल वेक्टर सी। सी मानो या फिर रिजल्टेंट हम आर बोलते थे, तो आर वेक्टर है ना। सी मानो आर मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिजल्टेंट के लिए हम आर लिखते हैं वहां पर। चलिए, तो हमने बनाया था ऐसे पैरेललोग्राम, यहाँ से पैरेललोग्राम बन गया आपका। चलिए तो बताओ ए और आर के बीच का एंगल क्या नाम दिया था, बता दे चलो। अल्फा। अल्फा। बी और आर के बीच का बीटा। 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 और लास्ट में ए और बी के बीच में थीटा, है ना। बीटा। थीटा। ऐसा लिखे थे अल्फा प्लस बीटा। ये डेरिवेशन आपकी एग्जाम में 100% आएगा, फिक्स है, पहले एग्जाम में जो भी स्कूल लेवल की होगी उसमें, है ना। वो एक कोई भी स्कूल का पेपर हो उसमें आता ही आता है। उसके बाद जैसे मैंने कहा ना अल्फा निकालना है मुझे, तो हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, देखिए, है ना। अब तो वो सभी वैल्यूज भी आपको याद हो गई होगी। ये था ए पार्ट आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद, और यहाँ पर जो वैल्यू लिखी थी, तो ये बी है, तो ये भी पार्ट आपका बी हो गया। तो सामने हमने लिखा था बी साइन थीटा, नीचे हमने लिखा था बी कॉस थीटा, और ये जो पार्ट है आपका ए है। तो अगर मैं ओनली ट्राइंगल अलग से बनाऊं, ये वाला ट्राइंगल अगर मैं अलग से ड्रॉ करना चाहूँ,
तो देखना ध्यान से, ये ऐसे बनेगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये आर का बात कर रहा हूँ, ये हो गया अल्फा, ये नीचे क्या हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना, पूरी बात कर रहा हूँ मैं इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो सामने वाला पार्ट है वो है आपका बी साइन थीटा। अब बताओ, मुझे अल्फा ही निकालना था ना, तो मैं अल्फा का फॉर्मूला, मैं टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या लिखूं बताओ, तो मुझे अल्फा मिल जाएगा यहाँ से, टेन अल्फा इज इक्वल टू, बताइए अब क्या लिखूं इस ट्राइंगल से, B sin theta साइन upon A अपॉन plus B. कॉस, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, बन गया आपका फॉर्मूला अल्फा का, देख लीजिए, है ना, कितना आसान है, मतलब कुछ है नहीं, है ना, सीधा आपको यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। टेन बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, कभी सोचा है, अगर टेन बीटा निकालना है तो क्या कर सकते हैं उसमें, इसमें मॉडिफिकेशन है एक फॉर्मूला में, अल्फा का टेन बीटा करना है, और आपको करना कुछ नहीं है, जहां जहां ए है वहां उसको बी से रिप्लेस कर दो, और जहां बी है वहां को ए के रिप्लेस कर दो, ठीक है, मैं आपको सीधा बता देता हूँ, देखो अगर टेन बीटा निकालना है आपको, तो टेन बीटा इज इक्वल टू, यहाँ से जैसे बी है ना तो वहां पर ए कर दो, ए साइन थीटा डिवाइड बाई, जहां ए है वहां पर बी को रिप्लेस कर दो। अब कैसे, ये देखो मैं फॉर्मूला बनाना सिखा देता हूँ एक बार, फिर वो कैसे आया ना वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं ना, मैं आपको पूरी फिगर के साथ वो भी समझा दूंगा कैसे आता है ये। तो ए को रिप्लेस किया बी से, बी को रिप्लेस कर दो ए से, तो ये कॉस थीटा, ये हो गया आपका टेन बीटा का फॉर्मूला, ठीक है, देख लीजिए। अब ये कैसे आया वो देखते हैं हम एक बार, इसको निकालने का तरीका, ये जो आपकी जो फिगर है ना, इसको मैं थोड़ा और मतलब अलग तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाली फिगर को, है ना, इस पूरी फिगर को मैं हटा देता हूँ। अब मैं उसको करूंगा कुछ नहीं, मॉडिफिकेशन में जहां पर आपका ए वेक्टर था ना उसके बदले में बी वेक्टर लिख दूंगा बस, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है उसमें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर हम ए वेक्टर लेते थे और उसके साथ में यहाँ पर बी वेक्टर जोड़ता था, अब उसके बदले मैं ये बी वेक्टर रिप्लेस कर दिया और ये ए वेक्टर मैंने यहाँ लिख दिया, तो अब रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो यहाँ मिलेगा, ये आपका हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आपका आर, ठीक है। अब बताओ ये बी और आर के बीच का एंगल, अब मैं यहाँ पर बीटा लिखूंगा ना, और ए और आर का एंगल यहाँ पर अल्फा है ना, वो रिप्लेसमेंट हो गया बस, बाकी तो कुछ है नहीं। यहाँ से मैंने ड्रॉ कर दिया पैरेललोग्राम, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया एक, है ना, तो ये डाल दिया परपेंडिकुलर, और यहाँ से ये लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, ये भी फिर से पाइथागोरस यहाँ पर लगा सकते हैं ना, इससे आप निकालोगे ना तो भी वो वाला आगे वाला आंसर था वही निकलेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, आप ऐसे भी डेरिवेशन कर सकते हैं। तो ये बी हो गया, इतना वाला पार्ट आपका, है ना, ये यहाँ बी डाल देता हूँ तो आपको समझ में आए। ये अगर पूरा जो थीटा होता है ना, इन दोनों के बीच में अगर टोटल एंगल में देखूं तो ये जो टोटल एंगल है ए और बी के बीच में वो थीटा होता है, तो ये भी थीटा। अब देखो यहाँ पर ये ए वेक्टर है, वैसे यहाँ पर ए हो जाएगा, तो यहाँ पर सामने कौन आ जाएगा, ए साइन थीटा, ये पास वाला कौन आ जाएगा, ए कॉस थीटा। तो अब देखो यहाँ पर ट्राइंगल कैसे हो गया पूरा, ये ऐसे बन गया, मैंने कुछ किया नहीं, रिप्लेसमेंट किया, ए के बदले बी, बी के बदले ए, तो यहाँ पर नीचे क्या बन जाएगा, बी प्लस ए कॉस थीटा, ये एंगल कौन सा है आपका बीटा, और यहाँ पर कौन सा है आपका ए साइन थीटा, देख लीजिए, है ना, टेन बीटा का फॉर्मूला देख रहे हैं आप, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, है ना, तो मैंने जस्ट फिगर को रिप्लेस कर दिया, बाकी तो कुछ है नहीं, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है लेकिन टेन अल्फा और बीटा का, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए क्योंकि ये भी हम आगे निकालने वाला है, इसको भी हम आगे यूज न्यूमेरिकल में वेक्टर के लिए, और नेट में इसके क्वेश्चन भी आते हैं, नेट में वेक्टर के क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, वेक्टर के क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट तो है ही, बड़े बड़े न्यूमेरिकल के बेस तो होते ही है, साथ साथ में नेट में डायरेक्ट वेक्टर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके लिए भी हम उसको फोकस करेंगे।